इसने पर्दा हटाकर खिड़की से बाहर झाँका। सामने नज़र आने वाले मंजर को देखते ही इसे झरझरी सी आ गई। चाँद की हल्की सी रोशनी में रिहायशी इलाके में मौजूद एक प्लॉट पर कायम वो छोटा सा कब्रिस्तान बहुत अजीब लग रहा था। रुमैसा ने घबराकर खिड़की का पर्दा छोड़ दिया। वैसे भी आज नवीद की नाइट ड्यूटी थी। ऐसे में घर की तन्हाई और कुछ देर पहले देखा गया मंजर उसके घबराहट में मज़ीद इजाफा कर गया। उसने घड़ी में टाइम देखा। अभी सिर्फ 12 बजे थे। आज माला वॉक करने ऊपर ना आई थी, वरना इसका वक्त अच्छा गुजर जाता। वैसे भी जब से सर्द मौसम की अंधेरी रातें शुरू हुई थी, माला ऊपर कम ही आती थी, क्योंकि इसे सर्दियाँ कुछ ख़ास पसंद नहीं थी। जबकि रुमैसा तो इस सर्द मौसम की दीवानी थी। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठकर इसका खौफ कदरे कम हुआ। इसने कमरे से निकलकर बाहर झाँका तो अम्मा हाजरा अपने कमरे में सोने जा चुकी थी। रुमैसा ने कॉफ़ी मेकर निकाला, लॉन्च में रखा टीवी चलाया। टीवी की आवाज़ ने घर में फैली खामोशी को ख़त्म कर दिया। वो नहायत इत्मीनान के साथ कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी, जहाँ कोई टॉक शो चल रहा था। टीवी देखते देखते इसे टाइम का पता नहीं चला और वो वहीं सोफे पर सो गई। रुमैसा की 6 माह कबल शादी हुई थी और वो रुखसत होकर नवीद आलम के साथ इस फ्लैट में रह रही थी, क्योंकि इसकी सास अपने बड़े बेटे के पास लंदन रहती थी, जबकि नवीद महकमा गवर्नमेंट का एक आला सरकारी ऑफिसर था, जिसके पास वो अपनी नौकरी छोड़कर लंदन जाने पर आमादा ना था। यही सबब था जो वो अपने आबाई घर किराए पर देकर ख़ुद यहाँ शहर के एक महंगे इलाके के लग्जरी फ्लैट में रिहाइश पजीर थे, जहाँ रुमैसा को और तो कोई मसला ना था सिवाय इस खाली प्लॉट के जो इसके बेड रूम की खिड़की के एन सामने था। इस प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल के अलावा एक बड़ा सा गेट भी था। इस प्लॉट के अंदर छोटी छोटी कब्रें थीं। अम्मा हाजरा ने बताया था कि हिंदुओं का कदीमी कब्रिस्तान है। चूँकि ये इलाका पहले आबाद ना था, लिहाजा कब्रिस्तान बना दिया गया, मगर वक्त और ज़रूरत के साथ बढ़ती हुई आबादी की वजह से कब्रिस्तान के आसपास कई मंजिला बिल्डिंगें बन गई, मगर इस प्लॉट पर मौजूद वो कब्रिस्तान आज भी अपनी जगह मौजूद था। ये कब्रिस्तान कम से कम रुमैसा को ज़रूर परेशान कर रहा था, जबकि अम्मा हाजरा और नवीद को इससे कोई मसला ना था और ना ही कभी किसी और बिल्डिंग वाले ने शिकायत की थी। इसलिए रुमैसा भी खामोश थी, क्योंकि इसे लगता था कि शायद ये परेशानी इसकी अपनी खुद साख्ता है, वरना दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम न थी कि रिहायशी इलाके में एक कब्रिस्तान है। शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो छत पर अकेले अकेले वॉक कर करके बोर हो चुकी थी। सीढ़ी से ऊपर आने वाला साया माला का था। रुमैसा इसे देखते ही रुक गई। रुमैसा ने देखा कि इसकी सफ़ेद रंगत में कदरे पिलाहट खुली हुई थी। वो अपने चेहरे से बीमार थकी थकी लग रही थी। रुमैसा ने पूछा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है। माला का जवाब हमेशा इतना ही मुख्तसर होता था, फिर भी उसका साथ रुमैसा को काफ़ी अच्छा लगता। वो काफ़ी कमगोसी लड़की जो शायद फ्लैट फ्लोर के किसी अपार्टमेंट की रहाइश थी। यहाँ शिफ्ट होने के बाद पहले दिन रुमैसा ऊपर वॉक करने आई तो माला वहाँ पहले ही मौजूद थी। दुबली पतली सी ये लड़की रुमैसा को दोस्ती के लिए अच्छी लगी, मगर इन दोनों की दोस्ती सिर्फ छत तक ही महदूद थी। ना कभी माला ने इसे अपने घर आने की दावत दी और ना रुमैसा ने इसे अपने साथ नीचे लेकर गई। वजह शायद टाइम था, जो ऊपर वॉक के दौरान इतना ज़्यादा हो जाता कि रुमैसा को अपने घर ले जाना अच्छा न लगा। मूंगफली खाओगी? वॉक के दौरान रुमैसा अपने हाथ से पकड़ा मूंगफली का लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। सॉरी, मैं मूंगफली नहीं खाती। अजीब लड़की हो तुम यार, कुछ भी नहीं खाती, ना मूंगफली, ना रेवड़ी, ना कोई ड्राई फ्रूट, यहाँ तक कि भुने हुए चने भी नहीं खाती। रुमैसा जब भी इसे कोई चीज़ खाने को देती वो हमेशा इनकार कर दिया करती। रुमैसा को एहसास हुआ कि माला शायद हिंदू है, इसलिए किसी मुसलमान के हाथ का नहीं खाती। उसने इतने माह में आज तक माला से कभी इसके मज़हब के मुतालिक ना पूछा, क्योंकि इसे अच्छा न लगता था। हालांकि कई बार इसका दिल चाहा कि वो इस कब्रिस्तान के बारे में पूछे, जिसके घर के करीब ही था। फिर ये सोच कर कि कहीं इसे कोई बात ना बुरी लग जाए, वो खामोश हो जाती। अचानक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला इनके सामने आ खड़ा हुआ, जो अपनी गहरी नीली आंखों से इनकी जानिब से घूर रहा था कि वो दोनों खौफजदा हो गई। जबकि माला तो वैसे भी बिल्लियों से डरती थी, जिसका अमली मुजाहरा कई बार रुमैसा देख चुकी थी। ये कहाँ से आ गया? वो टूटा फूटा जुमला अदा करती रुमैसा के पीछे इस तरह छुप गई। रुमैसा ने चप्पल उतार कर बिल्ली की जानिब फेंके। वो फ़ौरन पीछे की जानिब भाग गया। इसके भागते ही माला ने सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। रुमैसा ने पीछे जाकर इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो सीढ़ियाँ उतरते ही ऐसे गायब हुई कि रुमैसा को अंधेरे में नजर न आई। माला के इस तरह खौफजदा होकर भागने में वो दिल ही दिल में हंस दी और नीचे उतर आई। जाने कि आज रुमैसा का दिल चाहा वो माला से इसकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक कोई सवाल करे। शायद लाशऊरी तौर पर इसके अंदर ये ख्वाहिश जाग रही थी कि वो जाने माला कौन है। 4 माह से इनकी मुलाकात तकरीबन रोज़ ही छत पर इस तरह होती है, मगर वो ये ना जानती थी कि माला इस बिल्डिंग के कौन से फ्लोर पर रहती, वो क्या करती, शादीशुदा है या नहीं। ये सोचकर इसने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माला की ज़ाती ज़िंदगी का इरादा करते हुए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन होता है? मतलब चलते चलते रुककर माला ने हैरत से कुछ इस तरह रुमैसा को देखा हो कि वो भी थोड़ा सा घबरा गई।
मतलब कि तुम अकेली रहती हो? आई मीन तुम शादीशुदा हो या नहीं? इसके सारे जुमले का एक लफ्ज़ में जवाब देकर वो इस तरह आगे की तरफ बढ़ी कि उसे मज़ीद कुछ पूछने की ख्वाहिश रुमैसा के अंदर ही दम तोड़ गई। वो बोली, मैं फ़र्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 103 में रहती हूँ। रुमैसा के खामोश होते ही शायद माला को अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वो पलट कर उसकी जानिब आते हुए आहिस्ता से बोली। इसी टाइम आसमान पर ज़ोर से बिजली चमकी, साथ ही बादल गड़गड़ाए की आवाज़ जैसे ही माला ने सुनी वो बच्चों की तरह घबरा गई। रुमैसा ने देखा खौफ से इसकी रंगत जद पड़ गई थी। वो बोली, मुझे बारिश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बहुत डर लगता है। बारिश में भीगने से ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा सारा जिस्म जल रहा है। पानी की बूंदें मुझे आग की तरह महसूस होती है। आपको पता है आग में जलना कितना हौलनाक होता है? इसका तस्वुर मेरे सारे जिस्म में कपकपी तारी कर देता है। आज पहली बार रुमैसा ने इसको तब बोलते सुना था, मगर वो क्या कह रही थी रुमैसा बिल्कुल समझ ना पाई। इसकी ज़बान से निकलने वाले बेरब जुमले कभी तो रुमैसा को ऐसा महसूस होता जैसे वो पागल है। जीते जी खुद को आग में जलते देखना, खूबसूरत जिस्म का आग की शोलों की नज़र हो जाना, कभी देखा है आपने? इस पर बादल एक बार फिर से गरजे। माला ने इसका जवाब सुने बगैर सीढ़ियों की जानिब भागी, जबकि पीछे खड़ी रुमैसा में इतनी हिम्मत न हुई कि आवाज़ देकर वो माला को रोक सके। एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था माला छत पर ना आई। वैसे भी पिछले हफ्ते से बारिशें हो रही थी, चूँकि वो बहुत सारी चीज़ों की तरह बारिशों से भी डरती थी, इसलिए वो ऊपर ना आई। मगर अब वो 2 दिन से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो ऊपर ना आई। जब शाम में नवीद के साथ बाहर जाते हुए इसने बेख्तियार रुककर फ्लैट नंबर 103 पर नज़र डाली, जहाँ बड़ा सा ताला अंधेरे में भी नज़र आता। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहीं गई हुई है। ये सोचकर वो नीचे उतर गया। फिर गाड़ी में बैठते हुए इसने पहली बार नवीद से माला का जिक्र किया। क्या वो लड़की हिंदू है? क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा, मगर शायद वो फ्लैट नंबर 103 में रहती है। वो काफ़ी दिनों से ऊपर नहीं है। फ्लैट नंबर 103? नवीद ने हैरत से दोहराया। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई, क्योंकि वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। वो फ्लैट एक लंबे अरसे से खाली है। अच्छा, फिर हो सकता है मुझे सुनने में गलती हुई। नवीद वहाँ से पीछे 1 साल से रह रहा था, इसलिए वो रुमैसा के मुकाबले में बेहतर जानता था कि आस पड़ोस में कौन कौन रहता है। और फिर घर वापस आते ही वो महाजरा से माला के मुताबिक पूछ बैठी, पता ही नहीं बेटा, मैं तो घर से सिर्फ सौदा लेने की लिए बाहर जाती हूँ और आस पड़ोस में मेरी किसी से ऐसे दोस्त नहीं कहाँ जो मैं किसी के बारे में कुछ जान सकूँ। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। वो तो सारा दिन घर में ही रहती थी। रुमैसा की समझ में ना आया कि वो माला के मुताबिक किससे पूछे। फिर सोचा हो सकता है 1-2 दिन तक वो खुद ही ऊपर आ जाए, मगर ऐसा ना हुआ। ये सोचकर वो एक दिन अम्मा हाजा को लिए नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गई, जहाँ आमने सामने कई फ्लैट बने हुए थे। यहाँ हर फ्लोर पर 10 फ्लैट थे। फर्स्ट फ्लोर के 103 फ्लैट के अलावा तकरीबन सभी लोग आबाद थे। इसकी समझ में ना आया कि वो किसका दरवाज़ा बजाकर माला के मुताबिक सवाल करे। कुछ देर वो कड़ी सोचती रही, फिर नीचे उतरकर मेन गेट की जानिब आ गई, जहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अच्छी तरह पहचानता था। जैसे ही रुमैसा इसके साथ जा खड़ी, वो जल्दी से उठता हुआ बोला, अस्सलाम वालेकुम बाजी, खैरियत है? वो बोली, दरअसल मुझे एक लड़की के बारे में जानना था। लड़की के बारे में? अब्दुल ने हैरत से इसे पहले देखा और फिर अम्मा हाजा को। हाँ अब्दुल भाई, फर्स्ट फ्लोर पर एक दुबली पतली सी लड़की रहती है जो रोज़ाना छत पर मेरे साथ वॉक करने भी आती थी, मगर वो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही। अब्दुल ने पूछा, क्या आप इसका नाम जानती हैं? इसका नाम माला है, गोरी सी है, बहुत लंबे बाल हैं। बहुत लंबे बालों वाली लड़की तो मैंने यहाँ कभी नहीं देखी। हाँ फैसल साहब की बेटी है, फ्लैट नंबर 107 में। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बाल काफ़ी लंबे। एक दफ़ा ऐसे ही मेरी नज़र पड़ गई थी, आप वहाँ जाकर पूछ लें, शायद वो आपकी मुश्किल हल कर दें। अब्दुल की बात सुनते ही वो वहाँ नहीं रुकी, बल्कि तेज़ से चलती फर्स्ट फ्लोर फ्लैट नंबर 107 के सामने आ खड़ी और बिना सोचे समझे बेल पर हाथ रख दिया। कौन? दूसरी तरफ दरवाज़ा खोलकर बाहर आने वाली एक 40 से 45 साल औरत थी, जो रुमैसा को अपने सामने देखकर थोड़ा सा हैरान हुई। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस नवीद हूँ। इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर मेरी रिहाइश है। मुझे दरअसल माला से मिलना है। तेज़ बोलते हुए इसने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगले ही पल इसकी ख्वाहिश के मुताबिक माला इसके सामने आ जाएगी। कौन माला? जवाब इसकी तवक्का के ख़िलाफ़ था। अब रुमैसा की समझ में ना आया कि वो क्या करे। एक 16 साल 17 लड़की इस औरत के करीब आ खड़ी हुई। रुमैसा ने देखा इसके लंबे सियाह बाल कमर से नीचे झूल रहे थे, मगर ज़ाहिर है वो माला नहीं थी। मायूसी के साथ साथ वो शर्मिंदा भी हुई। सॉरी, दरअसल मुझे लगा शायद माला इसी फ्लैट में रहती। नहीं, इस फ्लैट में तो नहीं, यहाँ तो मैं और इकलौती बेटी रहते, जबकि मेरा ख्याल है हमारे फ्लोर पर माला नामी कोई लड़की नहीं रहती। दरअसल मुझे इसने अपने फ्लैट का नंबर 103 बताया था। तो उन्होंने बोला 103 तो पिछले कई सालों से खाली पड़ा है। बहुत साल पहले यहाँ एक फैमिली आबाद थी। फिर इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि वो लोग ये घर छोड़कर चले गए। दोबारा यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजे पर खड़े खड़े इस खातून ने रुमैसा को तफसील बताना शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी रुमैसा पूछ बैठी, कौन सा हादसा? वो खातून बोली, सुना इनकी ज़बान बेटी कहीं अचानक गायब हो गई थी। बहुत तलाश किया मगर वो ना मिली। शायद बदनामी से बचने के लिए इसके माँ बाप ये घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन इनके जाने के कुछ दिनों बाद फ्लैट से उठने वाली बदबू ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया। जब पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो एक नौजवान लड़की की ताफ़िन शुदा लाश पड़ी थी। इसकी बदबू ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया हुआ था। बोलते बोलते वो खातून एक पल के लिए खामोश हो गई। रुमैसा ने पलटकर फ्लैट नंबर 103 के दरवाजे पर नज़र डाली, मगर लड़की तो गायब हुई थी। फिर लाश घर से कैसे मिली? रुमैसा ने हैरत से सवाल किया। यही बात तो आज तक किसी के समझ में नहीं आई कि आखिर वो मर्द औरत कौन थे। क्या वो वाकई वो
इस लड़की के माँ बाप थे जो अपनी बेटी की लाश को इस तरह फ्लैट में छोड़कर भाग गए थे। पुलिस का ख्याल था शायद वो लड़की वापस आ गई थी, जैसे इसके बाप ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया था और लाश को घर में छोड़कर भाग गए थे। उफ, इस कदर सफाकी। रुमैसा ने खौफ से झुरझुरी ली। हाँ, यही वजह कि फ्लैट दोबारा आबाद नहीं हुआ। कातिल इसे वीरान करके निकल गए, फिर चाहने के बावजूद कोई इसे आबाद न कर सका। एक डर और खौफ इस फ्लैट के हवाले से ऐसा लोगों में उजागर हुआ कि शायद अभी तक दूर नहीं हुआ। अरे, मैं यहाँ खड़े खड़े ही सब बातें कर रही हूँ। आप अंदर आए तो शायद इस औरत को एहसास हो गया था कि पिछले आधे घंटे से वो रुमैसा के साथ दरवाजे पर ही खड़ी थी। नहीं शुक्रिया, अब मैं जाऊँगी। मेरे मियाँ के घर आने का वक्त हो गया। माजरत करती रुमैसा ऊपर आ गई और फिर कई दिन लग गए रुमैसा को वो कहानी भुलाने में जिसके मुताबिक फ्लैट से जो जवान लड़की की बदबू वाली लाश मिली थी और शायद इसके इस तरह मारने में सगे माँ बाप का भी हाथ था। दुनिया इतनी जालिम होती है, ये बात इसे चंद घंटे पहले ही पता चली थी, जिसे वो आने वाले कई दिनों तक सोच कर बेहालत रही। रुमैसा फ्लैट नंबर 103 का हादसा चंद ही दिनों में बिल्कुल फरामोश कर बैठी, मगर माला की तलाश इसके वजूद के अंदर कहीं इंतज़ार कर रही थी कि शायद कभी ज़िंदगी में इसे दोबारा माला मिले। यही वजह थी कि वो बिल्डिंग में आने जाने वाली हर लड़की को गौर से देखती। कभी जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाना तो इसकी मतलाशी निगाहें माला को खोजती रहती। सड़क से गुजरने वाली हर लड़की में वो माला को तलाशती, मगर माला न जाने कहाँ गुम हो गई थी, जो हर बार रुमैसा की तलाश को नाकामी का मुंह देखना पड़ता। इसकी तलाश माला के साथ लगन इतनी सच्ची थी कि एक दिन वो इसमें कामयाब हो गई, मगर ऐसी कामयाबी जिसके बाद कई सालों रुमैसा का ये सोच कर दिल कांपता रहा कि इसने माला की तलाश की कितनी कोशिश आखिर क्यों की। वो जाती सर्दियों एक शाम थी। अम्मा हाजा को सुबह से ही नज़ला ज़ुकाम ने जकड़ रखा था, जिसके बाद वो अपनी चारपाई पर रज़ाई ओढ़े पड़ी थी। नवीद आलम ऑफिस के किसी काम के सिलसिले में कल कोयटा गया हुआ था और इस तन्हाई में रुमैसा का दिल बेहद घबरा रहा था। 2 घंटे इसने लाहौर अपनी अम्मी जान और बहन से बात की। फिर जैसे ही फ़ोन बंद किया, इसे महसूस हुआ जैसे इसे कोई बैरूनी दरवाजे के पास से गुजर कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की जानिब से बढ़ा। इसका अंदरूनी लकड़ी का दरवाज़ा खुला था, जबकि इसके बाहर मौजूद ग्रिल को वो हमेशा अंदर से लॉक रखती थी। तन्हाई में उभरने वाले तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने ग्रिल के बाहर झांका। एक बहुत लंबे बालों वाली लड़की तेज ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। रुमैसा को लगा वो माला है। वो जल्दी से अपना दुपट्टा ओढ़े इस लड़की के पीछे लग गई तो ऊपर छत पर जाकर गायब हो चुकी थी। रुमैसा तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर आई। सरे शाम ही छत पर अंधेरा छाया हुआ था। आखिर सीढ़ियों पर कदम रखकर रुमैसा ने जैसे ही सीढ़ियों के करीब मौजूद बल्ब ऑन किया, इसकी रोशनी पूरी छत पर फैल गई। माला माला ऊपर चढ़ते इसने आवाज़ लगाई। इसकी आवाज़ पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। रुमैसा ने थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ कर देखा। चारों तरफ एक हू का आलम था। छत बिल्कुल खाली पड़ी थी। वो एकदम घबरा कर वापस पलटी तो इसका पाँव इस काले बिल्ले से टकरा गया, जो हमेशा माला को खौफजदा कर देता था। बिल्ले ने बिलबिला कर रुमैसा की जानिब देखा। इसकी चमकती मोटी कांच जैसी आंखों में जाने क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर नीचे भागी। कांपते हाथों से ग्रिल का लॉक खोला तो सामने अम्मा हाजरा खड़ी थी। बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवीद साहब का फ़ोन आया था, तुम्हारी खैरियत पूछ रहे थे। इन्हें फ़ोन करके जवाब दे दो। बात करते करते अम्मा हाजरा को एहसास हुआ कि रुमैसा कुछ घबराई हुई है। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? जवाब रुमैसा ने कुछ कबल वाला सारा वाक़या सुना दिया, जिसे सुनते ही अम्मा हाजरा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात मानो तो बेटा इस लड़की को भूल जाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुमने इसे अपने हवासों पर पूरी तरह सवार कर लिया। वो तुम्हारे ख्यालों से निकल कर एक शक्ल में ढल गई है जो तुम्हें हर वक्त यहाँ वहाँ दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल है अम्मा आप दुरुस्त कह रही हैं। रुमैसा एक गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे शायद वहम हुआ था कि कोई ऊपर गया, बिला वजह ही ऊपर भागी। शायद दिमाग ख़राब हो गया तो रात के खाने तक वो शाम का वाक़या बिल्कुल भूल चुकी थी। खाना खाकर इसने नवीद से फ़ोन पर बात की, फिर कॉफ़ी बनाकर टीवी के सामने आ बैठी। जब इसी पल बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। रुमैसा कॉफ़ी का कप लेकर अपने कमरे में मौजूद खिड़की के सामने आ गई। अभी इसने पर्दा हटाकर बाहर देखा ही था कि इसे महसूस हुआ सामने कब्रिस्तान के बीचों बीच कोई खड़ा है। वो जल्दी से खिड़की की आड़ में हो गई। शायद वो कोई चोर या डाकू था या फिर कोई गरीब कचरा चुनने वाला बच्चा जो शायद बारिश से पनाह लेने के लिए रात के इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। ऐसे ही वक्त गुजरी के तौर पर रुमैसा इसे देख रही थी। जब वो साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, रुमैसा ने देखा वो एक लड़की थी जो धीरे धीरे चलती रोड पर लगे पीले बल्ब के नीचे आ खड़ी। लंबे सियाह बाल इसकी पुश्त पर फैली तो यकीनन माला थी, जो कि रुमैसा का वहम हरगिज़ नहीं था। इसने जल्दी से खिड़की खोल कर नीचे झाँका ताकि माला को आवाज़ देकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर सके, लेकिन इसकी आवाज़ देने से कबल ही माला ने बिजली के खंभे के पास खड़े होकर ऊपर देखा। इतनी दूर से भी रुमैसा को लगा कि माला इसको देखकर मुस्कुरा रही है। माला की मुस्कुराहट में ना जाने ऐसा क्या था कि रुमैसा खौफजदा होकर थोड़ा पीछे हो गई, जबकि इस पर माला पलटी और सुस्त कदमी से चलती कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। इसके अंदर दाखिल होते ही फ़िज़ा में अंधेरा मज़ीद गहरा हो गया। रुमैसा ने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा। वो कब्रिस्तान बिल्कुल खाली था। उफ़ मेरे खुदा, खौफ की एक झुर्री इसने अपनी लपेट में लिया। वो खड़े खड़े ज़मीन पर गिर गई। ज़मीन पर गिरते वक्त माला के अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर आग की तरह बरसती। तुमने कभी किसी को जलते हुए देखा है? जलने की तकलीफ़ और इसके साथ रुमैसा बेहोश हो गई थी। जब इसे होश आया तो इसकी अम्मी और नवीद आलम दोनों अस्पताल इसके पास थे। बकौल नवीद के रुमैसा एक हफ़्ते के बाद होश में आई थी।
वो क्यों बेहोश हुई थी वो ये चाह कर भी किसी को ना बता सकी, मगर इसकी हालत के पेश नज़र बगैर इसके कहे अपना घर तब्दील कर लिया और ज़िंदगी में दोबारा वो कभी इस तरफ ना गई जहाँ आखिरी बार इसने माला को देखा था। माला कौन थी, कहाँ रहती थी, ये सब जानने की ख्वाहिश दम तोड़ गई, या शायद वो जान गई थी माला की असल हकीकत क्या है।